2023 में हम आज पहली बार द थिंग की ओर से लाइव आए हुए हैं और कुछ विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आज 9 जनवरी फातिमा शेख इनके जयंती का दिन है। अब तमाम लोग जानते हैं फातिमा शेख कौन है। फातिमा शेख जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले इनके आंदोलन में, शिक्षा के आंदोलन में इन्होंने साथ सहयोग दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना घर दिया था जिसमें कि वो स्कूल खोल सके। साथ ही उनके घर में पहली लाइब्रेरी, जिसे स्वदेशी पुस्तकालय कहा जाता है, पहली लाइब्रेरी की शुरुआत भी जो है फातिमा शेख इन्होंने अपने घर से की थी। और जब महात्मा ज्योतिराव फुले के पिताजी गोविंदराव फुले इन्होंने नाराज होकर महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले से, इसलिए नाराज होकर क्योंकि वो इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे थे, इसीलिए नाराज थे वो कि पेशवाई के खिलाफ वो काम कर रहे थे। जिस व्यवस्था ने कहा कि इस देश की महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती, इस देश के शूद्र अतिशूद्र पढ़ लिख नहीं सकते, उन लोगों को पढ़ाने का काम चूंकि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले कर रही थी, तो ऐसे में उनके पिताजी जो है वो नाराज चल रहे थे क्योंकि आसपास के लोग उनके पास आकर ये कहते थे कि तुम्हारी बहू बेटी जो काम कर रही है इससे वो नर्क में जाएंगे, क्योंकि महिलाओं को पढ़ाना जो है वो अच्छा काम नहीं है। तो संपूर्ण नर्क में जाने की बात से गोविंदराव फुले इनको लगा कि मेरे बहू बेटा जो काम कर रहे हैं वो काम सही नहीं है, या तो उन्होंने यह काम बंद कर देना चाहिए या फिर उन्होंने घर छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे में जब महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के पास एक ऐसा मौका आता है कि या तो उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा या तो उन्हें अपना आंदोलन का जो काम है वो छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे में वो फैसला करते हैं कि उन्हें घर छोड़ने का। और जब वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं तो महात्मा ज्योतिराव फुले के जो दोस्त थे उस्मान शेख, जो कि फातिमा शेख के भाई हैं, उनके कहने पर महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इन्हें अपने घर में जगह देने का काम जो है ये दोनों बहन भाई जो कि उस्मान शेख और फातिमा शेख करते हैं। इतना ही नहीं, फातिमा शेख को लेकर काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्रीज उपलब्ध है, लिटरेचर कम उपलब्ध है, लेकिन सावित्रीबाई फुले इन्होंने जब महात्मा ज्योतिराव को पत्र लिखे तो उन पत्रों में जो जिक्र किया फातिमा शेख का, काफ़ी प्रशंसा की, काफ़ी सम्मान के साथ उनका जिक्र किया। इतना ही नहीं, उनके साथ सहयोग को भी उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से ज्योतिराव फुले के साथ बयां किया। और तब जाकर फातिमा शेख जो है वो आज समाज को पता चल पाई है। हालांकि जितने मान सम्मान की वो हकदार है उतना मान सम्मान तो नहीं मिल पाया, लेकिन आज फातिमा शेख को काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि उन्हें याद किया गया। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से उन्हें अभिवादन किया, उन्हें याद किया और उनके आंदोलन को, उन्होंने जो काम किया है उस आंदोलन की सराहना की है और उन्हें अभिवादन किया है। फातिमा शेख के उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस पर चिंतन के लेख जो है वो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इन्होंने अपने देवप्रिंट के माध्यम से समाज के सामने रखने की कोशिश की है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो देवप्रिंट पर जाकर उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं कि फातिमा शेख के व्यक्तित्व को आप पढ़ सकते हैं, उनको जान सकते हैं।
और किस किस प्रकार वो कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस का शिकार हुई, उससे जो है आप समझ सकते हैं। और आने वाले समय में फातिमा शेख इनकी जयंती उसी प्रकार मनाई जाएगी जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले की मनाई जाती है, जिस प्रकार माँ साहब जिजाऊ की मनाई जाती है। दूसरी एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगी, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करनी सेना का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, और राजपूत करनी सेना का। उस आंदोलन का जो मुख्य मांग जो है वो ये हम कह सकते हैं, संविधान के तहत जो आरक्षण है उस आरक्षण को खत्म करने की मांग करनी सेना के माध्यम से हो रही है। इतना ही नहीं, SC/ST एक्ट हटाने की भी मांग करनी सेना कर रही है। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ी खबर है बहुजनों के लिए, आरक्षण को हटाने की मांग, और नौकरियों में और एजुकेशन में आरक्षण हटाने की मांग चल रही है। SC/ST एक्ट को हटाने की बड़ी मांग चल रही है। इतना ही नहीं, ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। करनी सेना जो है वो बीजेपी का ही एक विंग है, और बीजेपी का विंग होने के बाद भी, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके इस प्रकार की एक ये कह सकते हैं कि हमको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के ही शासनकाल में बीजेपी के ही लोग सड़कों पर आ रहे हैं। मतलब प्रोटेस्ट करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप अपनी मांगों के लिए नहीं करेंगे। वही राजा है और उन्हीं की प्रजा जो है अपने राजा से अपनी मांगे मनवा रही है, और ये कह रही है कि अगर मांगे नहीं मानी तो सरकार गिरा देंगे। लोकतंत्र है, सरकार गिराने का बनाने का जो अधिकार है वो लोगों को है। लेकिन करनी सेना की जो मांगे हैं, इसके पहले राजस्थान के अजय सिंगर जो कि करनी सेना के ही सदस्य हैं, उन्होंने भी एक मांग की थी या फिर इस प्रकार की चिट्ठी लिखी थी महाराष्ट्र सरकार को, जिसमें कि खासकर देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो फडणवीस है, भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर है वो एकनाथ शिंदे है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी देवेंद्र फडणवीस को और ये कहा कि जो भीमा कोरेगांव 1 जनवरी को मनाया जाता है, जो शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है, तमाम लोग जानते हैं 1818 में पेशवाई जो है वो नष्ट हुई थी, पेशवाई का खात्मा हुआ था, और पेशवाई का खात्मा इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने किया था। उसमें खासकर 500 शूरवीरों का जिक्र आता है, और ये क्यों किया था तमाम आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन समाज के 500 शूरवीरों को बदनाम करने का एक बड़ा काम इस देश के अंदर मीडिया के माध्यम से लगातार हो रहा था और अभी भी हो रहा है। अंग्रेजों के जश्न को मनाया जा रहा है, इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी भी बहुजन समाज के लोगों पर हुई भीमा कोरेगांव के मौके पर। तो उसके बाद ये जो करनी सेना के अजय सिंगर है, उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए और बुलडोजर चलाकर भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को गिरा देना चाहिए। तो विजय स्तंभ जो है भीमा कोरेगांव का, वह पेशवाई के खात्मा होने पर जो मान सम्मान की लड़ाई इस देश के 500 शूरवीर जीते थे, उनके सम्मान में ये बनाया गया। जो पेशवाओं ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के गले में हांडी और कमर में झाड़ू लगाया, दिन में निकलने के लिए, दिन में वो निकल नहीं सकते थे, निकलना है तो उन्हें सूरज सर पे आने का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो परंपराएं थी, इस प्रकार के जो मनुवादी व्यवस्था के द्वारा, मनु की व्यवस्था के द्वारा दिए हुए नियम कायदे कानून थे, उनको तोड़ मरोड़ने का काम जिस युद्ध की वजह से हुआ, उस युद्ध को भीमा कोरेगांव का युद्ध कहा जाता है। और उसी जीत के सम्मान में वो भीमा कोरेगांव का स्तंभ बनाया गया, और वो मान सम्मान का विजय स्तंभ जो है, जिसे बाबा साहब अभिवादन करते थे,
जिन्हें मान्यवर कांशीराम साहब अभिवादन करते थे। और आज भी जो है लाखों की तादाद में लोग वहां जाकर अपने महापुरुषों को, अपने पुरखों को याद करते हैं, उनके पराक्रम को याद करते हैं। लेकिन करनी सेना की अजय सिंगर का जो बयान आया, उस पर उनका ये कहना था कि इसे बुलडोजर से उखाड़ फेंकना चाहिए विजय स्तंभ को, और ये इस दिन पर रोक लगनी चाहिए। ये एक बयान आया। इसके बाद सांप्रदायिक जो माहौल बिगड़ने का एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो रही थी, लेकिन बाबा साहब के चाहने वाले जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ों को संभाल लिया। लेकिन करनी सेना का अब एक और बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और वो किसी हक अधिकार के लिए नहीं हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि SC/ST एक्ट को हटा दिया जाए। दूसरा उनका ये कहना है कि जो आरक्षण है, जो जाति आधारित आरक्षण है, इसे खत्म कर देना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि ये जो जाति आधारित आरक्षण है, इसे आर्थिक आधार पर दिया जाए। अब ये करनी सेना, जो कि भारतीय जनता पार्टी या RSS से ही प्रणीत एक संगठन है, लेकिन दूसरी ओर जिस कांग्रेस को हम सेक्युलर कहते हैं, तो कांग्रेस के भी नेता, जिनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णन, कांग्रेस के नेता है, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका ये बयान है कि ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ही जायज होगा, जाति के आधार पर कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है, ये ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस के भी नेताओं का जो बयान है वो कहीं ना कहीं RSS प्रणीत संगठन के जो बयान है उससे मेल खाते हैं। तो बहुजन समाज को ये समझना होगा कि कांग्रेस और RSS प्रणीत जो संगठन है, उनके बयान किस प्रकार से इक्वल आ रहे हैं, किस प्रकार से एक जैसे आ रहे हैं, एक सरीके आ रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, SC/ST का जो एक्ट है उसे हटाने की बात कर रही हैं। तमाम लोग जानते हैं इसके पहले भी SC/ST एक्ट में छेड़खानी करने की कोशिश हुई, और उसके बाद 2 अप्रैल का जो आंदोलन चला, उसके बाद फिर से SC/ST एक्ट को जो निरस्त कर दिया गया था, उसे फिर से रखा गया है। SC/ST एक्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि SC/ST के जो लोग हैं वो हजारों सालों से पीड़ित है। हजारों सालों से उनके साथ जाति के आधार पर उत्पीड़न हुआ है, जाति के आधार पर उनके साथ जातिगत व्यवहार के तहत अमानवीय सलूक हुआ है। और इसीलिए अब उन्हें वहां से अगर कोई इस प्रकार से उनके साथ अमानवीय सलूक करता है, या फिर उनके साथ कोई उत्पीड़न करता है, या मारपीट करता है, या अन्याय करता है, तो ऐसे में उसके पास क्या है लड़ाई लड़ने के लिए, अपने खिलाफ, अपने साथ, अपने न्याय के लिए वो क्या करेगा? तो उसके लिए SC/ST एक्ट है। वो SC/ST एक्ट के तहत जो है वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेगा, क्योंकि जो थानेदार है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग आएंगे, जो ब्यूरोक्रेस्ट आएंगे, चाहे फिर वो IPS हो या अन्य अधिकारी हो, तो ऐसे में भी पार्टिसिपेशन जो है SC/ST का नहीं होता है। तो उसे एक सेफगार्ड मिलता है कि वो अपने लिए न्याय की गुहार लगा सके, और SC/ST एक्ट में वो इस बात के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि हाँ, मैं इस एक्ट के तहत सामने वाले पर कार्रवाई जरूर होगी। अब जो समाज हजारों सालों से पीड़ित है, वो समाज अपने अधिकार के लिए या फिर अपने साथ हो रहे जुल्म जातियों के खिलाफ लड़े बिना क्या? ये बड़ा सवाल आज खड़ा हो रहा है, क्योंकि SC/ST एक्ट हटाने की बड़ी बात हो रही है। बता दें कि हाल ही में एक बड़ी घटना सामने आई है, मुंबई के भिवंडी की है, जिस महाराष्ट्र को पुरोगामी महाराष्ट्र के तौर पर देखा जाता है। उसी महाराष्ट्र में CGST कमिश्नर है, इंस्पेक्टर है। उन इंस्पेक्टर ने सिर्फ अपने कैबिन में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई, तो उन्होंने अपने कैबिन में तस्वीर लगाई, और उसके बाद कुछ लोगों को इससे दिक्कत होने लगी। कुछ लोगों ने जब उनके एब्सेंस में, उनकी गैर हाजिरी में बाबा साहब के फोटो का अपमान किया, उनकी तस्वीर पर शाई लगा दी, बाबा साहब के चेहरा जो है वो तस्वीर के अंदर खराब कर दिया। इस पर जब बात हुई और इस पर बात छिड़ी, और इंस्पेक्टर ने कहा कि जिसने भी ये काम किया है
उस पर SC एक्ट के तहत कार्रवाई मैं करूंगा। साथ ही बाबा साहब का अपमान जो हुआ है इसके बारे में भी जो है मैं ऊपर कंप्लेन करूंगा। और इसके बाद क्या हुआ तो मैं आपको बता दूं, जिस इंस्पेक्टर ने बाबा साहब की तस्वीर लगाई, कंप्लेन करने की बात कही, आज वो टर्मिनेट हो गए हैं। और हम अगर फिर भी करणी सेना ये कहती है कि SC एक्ट हटाए, तो टर्मिनेट कौन होता है? जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जिसने तस्वीर लगाई। अब भला क्या सरकारी ऑफिसों में बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, क्या उनकी तस्वीर भी नहीं लगा सकते? और अगर लगा भी लिया तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? और अगर किसी को दिक्कत भी हो रही है तो उन्होंने अपने कैबिन में लगाया था, लेकिन नहीं, उससे भी बात नहीं बनेगी। बाबा साहब से दिक्कत है, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से दिक्कत है, बाबा साहब की प्रतिमाओं से दिक्कत है। प्रतिमाएं होगी तो तोड़ी जाएगी, फोटो रहेगी तो स्याही फेंकी जाएगी। या फिर शेड्यूल का बाबा साहब को मानने वाले लोग अगर ऑफिसों में होंगे, कार्यालय में होंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बिना किसी जांच पड़ताल के उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र की बात मैं बता रही हूँ। और बात हो रही है, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है SC एक्ट हटाओ। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सोचना होगा कि जिस प्रकार से इनके आंदोलन चल रहे हैं, जिस प्रकार से ये माहौल बना रहे हैं और सरकार को, अपनी ही सरकार को ये मात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मनवा रहे हैं, ये सरकार उनसे करवा रही है, ये तो बड़ा षड्यंत्र का मामला है और इस षड्यंत्र को समझने का भी मामला है, क्योंकि सरकार कह रही है कि मैं खुद सरकार का, हो सकता है बीजेपी की सरकार है और वो इसी आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है, तो सरकार खुद तो SC एक्ट को छेड़छाड़ नहीं करेंगी। लेकिन अगर करणी सेना का आंदोलन चल रहा है और करणी सेना मांग कर रही है, फिर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया से अगर आवाज आ रही है, तो हो सकता है कि SC एक्ट के साथ छेड़छाड़ हो। आरक्षण की बात अगर रहे तो आरक्षण को आर्थिक आधार पर देने की मांग जो है वो ये करणी सेना के लोग कर रहे हैं। भोपाल के अंदर मांग आई है। वहीं जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। आप क्या सोचते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जाति के आधार पर आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को लेकर इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? 5000 सालों से अगर आप इतिहास देखिए तो 5000 सालों से 100% जगहों पर, 100% संसाधनों पर इस देश के 10% ब्राह्मणों का, 10% सवर्णों का कब्जा रहा है। लेकिन उन्हें तब SC OBC के जो लोग हैं वो इस हालात में नहीं थे कि वो लड़ सके या फिर अपना हिस्सा मांग सके। तो इस 5000 साल 100% साधन संसाधन पर सिर्फ 10 से 15% सवर्ण कब्जा करके बैठे रहे। लेकिन SC OBC ने उफ नहीं किया। लेकिन सिर्फ 50 साल हुए इस देश के अंदर रिजर्वेशन की कंसेप्ट आई। 60 से 70 साल हुआ जब से भारत को आज़ादी मिली, भारत को संविधान मिला। और इस कम समय में भी जब इस देश के 85% लोगों को सिर्फ 49% साधन संसाधन मिल रहे हैं। देखिए 85% लोग हैं और उन्हें 49% साधन संसाधन में थोड़ी थोड़ी भागीदारी मिल रही है, इससे भी उनके पेट में दर्द उठ रहे हैं और वो बड़े आंदोलन छेड़ रहे हैं, बड़े आंदोलन सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। महिलाओं की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वो महिलाएं भी जिन्हें इस देश के धर्मशास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने उन्हें धर्म ग्रंथों को हाथ लगाने का अधिकार नहीं दिया, वो महिलाएं सड़कों पर है। क्यों? तो आपके रिजर्वेशन के खिलाफ, इस देश के SC एक्ट के खिलाफ। तो क्या चाहता है इस देश का सवर्ण, ये समझना होगा। आखिर क्या चाहता है इस देश के भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग, RSS की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग? ये चाहते हैं कि इन्हें खुली छूट दे दी जाए कि वो कितना भी SC को पीटे, SC के लोगों की नौकरियों को उन्हें जबरदस्ती टर्मिनेट कर दिया जाए, लेकिन वो उफ ना करें। क्या वो ये चाहते हैं कि SC को पीटने के लिए उन्हें जो है क्या आज़ादी दे दी जाए, वो सरेआम SC को पीटते रहे और SC एक्ट हट जाए तो SC को पीटने के लिए उनका जो रास्ता है वो और खुला हो जाए और उत्पीड़न जो है वो बड़ी तादाद में हो जाए। दूसरी बात,
जब एस सी को थोड़े से साधन संसाधन मिल रहे हैं, थोड़ी सी नौकरियां मिल रही हैं, थोड़ा सा शिक्षा में उन्हें अवसर मिल रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहे हैं, तो ऐसे में भी सवर्णों के पेट में दिक्कत क्यों हो रही है? ये बड़ा चिंता का विषय है और इस पर बहुजन समाज को सोचना होगा कि आपके हक अधिकारों के खिलाफ में वो लोग सड़कों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जिस प्रकार से स्कॉलरशिप्स खत्म हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सरकारी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में बदल दिए जा रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, रोजगार नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, इसके खिलाफ SC ST के जो लोग हैं, OBC के लोग हैं, पिछड़े लोग जो है वो आंदोलित नहीं हो रहे हैं। बिहार में OBC की जातिगत जनगणना हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार को के साथ जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो गठबंधन में है। तो तेजस्वी यादव कहो या मुलायम सिंह यादव कहो, वो लगातार जो है वो OBC के आंदोलन को लेकर, OBC के रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात कर रहे थे। और आज की तारीख में जब बिहार के अंदर सरकार बनती है तो वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो चाहते थे कि OBC के रिप्रेजेंटेशन को अगर ध्यान में रखा जाए तो OBC की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और ये मुद्दा बहुजन समाज पार्टी ने, और बहुजन समाज पार्टी के पहले माननीय कांशीराम साहब ने बामसिफ और DS4 के माध्यम से पूरे देश में घूम घूम कर बताया। 340 आर्टिकल को अगर लागू करना है तो पहले 340 के तहत एक आयोग बनाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि OBC कितने हैं और उनकी संख्या उनकी संख्या के अनुपात में उनको उनका हिस्सा दे देना पड़ेगा। साधन संसाधन के लिए कहो या फिर नौकरियों के लिए कहो या शिक्षा के लिए कहो, उन्हें उनका हिस्सा दे देना चाहिए। ऐसी बड़ी बात माननीय कांशीराम साहब ने कही और इससे ही प्रभावित जो है वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव रहे हैं। कई तस्वीरों में आप देख सकते, आपने देखा होगा कि माननीय कांशीराम साहब के साथ मुलायम सिंह यादव जो है वो इस विषय को लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे और चर्चा भी कर रहे थे। तो ऐसे में OBC के रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए बिहार के अंदर OBC की जनगणना हो रही है, जाति आधारित गिनती हो रही है, लेकिन पूरे देश में नहीं हो रही है, केंद्र सरकार नहीं करवा रही है। वही EWS जो है, जिसे सवर्ण आरक्षण कहते हैं या फिर जिसे सुदामा कोटा कहते हैं, वो बिना किसी ट्रिपल टेस्ट के, बिना किसी सर्वेक्षण के, बिना किसी आंकड़ों के EWS जो है वो पारित हो जाता है। तो ये बहुजन समाज को ये समझना होगा कि उनके अधिकार कैसे छीन रहे हैं। उनके अधिकारों को एक तरफ छीना जा रहा है। बेंगलुरु कर्नाटक का एक वीडियो है जो हो रहा है और वो वायरल क्यों हो रहा है, वो एक मंदिर का वीडियो है। उस मंदिर में एक शेड्यूल कास्ट की महिला जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए चली जाती है और ऐसे में जो पुरोहित है, ब्राह्मण पुरोहित, वो उसके बाल पकड़कर उसे खींचता हुआ, घसीटता हुआ एकदम क्रूरता के साथ उसे बाहर लेकर आ रहा है। शेड्यूल कास्ट की महिला मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये इस देश के धर्मशास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं। और इसी तर्ज पर यही एक जो हम कह सकते हैं कि यही एक उनके पीछे का बैकग्राउंड है। यहीं से उन्हें ताकत मिलती है कि वो एक महिला के बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए मंदिर से बाहर निकल रहा है। तो अब बताइए, अब उस महिला को अगर न्याय चाहिए तो वह SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग क्यों ना करें। लेकिन चाहते क्या है, करणी सेना की तरफ से कहो या फिर इस विचारधारा को मानने वाले लोग क्या चाहते हैं? इस विचारधारा को मानने वाले लोग ये चाहते हैं कि हम आपके बाल पकड़कर घसीट कर मंदिर से बाहर भी निकाल लें तो भी हम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम बाबा साहब के तस्वीर पर साई भी फेंक देंगे फिर भी हम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम आदिवासियों को पीटेंगे, मारेंगे, फिर भी हम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट के जो कर्मचारी हैं वो बड़ी मेहनत करके, जातिवाद से संघर्ष करके, लड़ झगड़ कर हर हालत में जब वे किसी बड़े पदों पर पहुंच जाए तो वो बिना किसी कारण से उन्हें टर्मिनेट कर दे और वो उफ ना करे, वो अपने लिए न्याय की मांग ना करे, वो गुहार ना लगाए,
क्या यही चाहता है इस देश का सवर्ण? क्या यही चाहता है इस देश का हेडगेवार का आइडियोलॉजी? क्या यही चाहती है इस देश के गोलवलकर की आइडियोलॉजी? इस पर बहुजन समाज को सोचना होगा। और एक पॉजिटिव खबर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, जिसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके द्वारा किया गया और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहे। और बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव भी होने जा रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी जो है ओबीसी को जोड़ने में लगी हुई है और ओबीसी को जोड़ने के लिए बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। और फिलहाल जो है आज की तारीख में मुजफ्फरनगर में ये बड़ा प्रोग्राम हुआ है। तो आज के लिए जो खबरें थी वो इतनी ही खबरें हैं। आप क्या सोचते हैं? लेकिन बहुजन समाज को सोचना भी होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सोचना होगा कि आपके खिलाफ, आपके हक अधिकारों के खिलाफ आज सवर्ण सड़कों पर आ रहा है। आप अपने हक अधिकारों के लिए कब लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे? क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। और हमारे पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो के बारे में जो सोचते हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।